गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रविकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम भारतीय भूगोल प्रारंभ कर चुके हैं और भारतीय भूगोल में अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम बताए थे कि सभी इतिहासकारों द्वारा सम्मिलित रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी है। जबकि वैदिक सभ्यता में हम बताए थे पिछले क्लास में, वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ये 200 साल का जो गैप है 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक भारत में किसी भी प्रकार की सभ्यता नहीं देखी जाती है और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। ऐसा इतिहासकारों द्वारा माना गया है कि ये वेद का जो रचना जो की गई है वो आर्यों द्वारा किया गया है और आर्य विदेशी थे। ये मध्य एशिया से, ईरान के रास्ते मध्य एशिया से आए थे और संभवतः यहाँ आया और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट किया और सप्तसिंधु प्रदेश जो 7 नदियों का जो एक यहाँ पर बोला गया है, 7 नदियों को मिलाकर सप्तसिंधु प्रदेश बोला गया है, वहीं पर वैदिक सभ्यता की स्थापना की इन्होंने। तो यहाँ यह भी देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने वाले वेद आर्य ही रहे हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य थे, उन्होंने वो लड़ाके भी होते थे, वो आए और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और अपनी सभ्यता वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो सभ्यता दोस्तों तुरंत स्थापित नहीं होती है, सभ्यता तुरंत स्थापित नहीं होती है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अच्छे से फूल फल रही एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात शहरी सभ्यता थी। उन सभ्यताओं को पूरी तरह नष्ट करके पुनः अपनी सभ्यता स्थापित करने में संभवतः आर्यों को 200 साल लग गया होगा और अपना सभी प्रकार के जो ग्रंथ की रचना जो की गई वो करने में भी समय लग गया होगा, लगभग 200 साल का समय लग गया होगा। और इतिहासकारों द्वारा इसलिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे बाइफर्केट करते हुए, यानी कि वेद जो है, वैदिक सभ्यता जो उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी गई है। लगभग दोस्तों ये माना गया है कि लोहे का आविष्कार 800 ईसा पूर्व तक हो चुका था, लोहे का आविष्कार, और 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे का एकदम बड़े पैमाने पर उसका उपयोग होने लगा। हथियार के लिए राजा के पास हथियार के लिए मजबूत अच्छे हथियार आने लगे, लोहे से बने हुए। जो पहले के हथियार से जो पत्थर के होते थे या कांसा के होते थे या तांबे के होते थे, उससे काफी मजबूत हथियार आने लगे। कृषि कार्य हेतु बेहतर उपकरण आने लगे। हल जो होते थे लोहे के होते थे, जो ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ और समाज में एक प्रकार का क्रांति ला दिया तथा 1000 ईसा पूर्व आते आते कृषि के क्षेत्र में भी काफी बढ़ोतरी हुई और वहीं से जो है वहीं पर जो है वर्ण व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में, यानी कि दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, वह उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो जाता है। यानी कि पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, तो कोई पूजा कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण है, कोई लड़का है तो वो क्षत्रिय है, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो शूद्र, वो वैश्य हैं, और कोई अगर शूद्र का सफाई का काम, कूड़े कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, मरी उठाने का काम कर रहे हैं, तो वो शूद्र हैं। लेकिन दोस्तों वहां पैदा होने वाले जो बच्चे होते थे वो जन्म से ही ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे या वैश्य होंगे या शूद्र होंगे, उसका निर्धारण नहीं होता था। जन्म के बाद वो जो जिस काम में लग जाते थे उसको वही माना जाता था। ये
पूर्व वैदिक काल में व्यवस्था थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे के मजबूत लोहा का जब आविष्कार हुआ, समाज में एक प्रकार की क्रांति आ गई, तो वहां से अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है, यानी कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय होंगे, वैश्य के पुत्र वैश्य होंगे और शूद्र के पुत्र शूद्र होंगे। ये उत्तर वैदिक काल आते आते पूर्ण रूपेण जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाती है। तो ये वर्ण व्यवस्था दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता का सबसे बड़ा डिमेरिट माना जाता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, हम लोग बारी बारी से वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। आप सभी को फिर से मैं अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। ये दोस्तों है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से। पूर्व वैदिक काल, इसका जो कार्यकाल माना गया है, यानी कि इसका काल अवधि जो माना गया है पूर्व वैदिक काल का, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। आइए इसको बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन को अगर देखा जाए तो यहाँ जो मनुष्य थे उनके जीवन कबीलाई होते थे, यानी कि कबीलों के रूप में रहते थे। और कबीले जो है, कबीले को जन कहा जाता था, कबीले को यहाँ जन कहा जाता था। कबीलाई जीवन था, लेकिन कबीले को कबीला नहीं कहा जाता था, कबीला जन कहलाता था। और कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था, कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। राजा की संहिता नहीं होगा दोस्तों, यहाँ गलत है। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण होते थे। अंग लिखा गया है दोस्तों, यहाँ गण होगा, गण 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 होते थे। ये 4 समूह होते थे, जो व्यक्तियों के समूह होते थे, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण थे। समिति आम सभा थी, यानी कि समिति में सभी लोग, राजा प्रजा सभी लोग भाग ले सकते थे। सभा कुलियों की संस्था थी, मतलब यहाँ केवल मान्यता प्राप्त ऊंचे दर्जे के लोग ही इसमें भाग ले सकते थे। विदत जो थी, उपज लूट की बंटवारों की संस्था थी, यानी कि पहले बता दिए दोस्तों, जीवन कबीलाई था तो लूटमार, एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच लूटमार होते रहता था। और लूट के जो सामान लाया जाता था वो बंटवारा किया जाता था सबों में, सभी कबीलों में या सब कबीले के सभी व्यक्तियों में। उसी सभा को विदत कहा गया है। यह सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत जो थी दोस्तों, यह सबसे प्राचीन संस्था माना गया है। याद रखिएगा, सभा, समिति, विदत और गण राजा की सहायता के लिए 4 संस्था थी, और उनमें से विदत सबसे प्राचीन संस्था है। सबसे गण कुलीनों की संस्था थी, गण कुलीनों की संस्था थी। राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे। राजा की सहायता के लिए दोस्तों अधिकारी भी होते थे, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। रत्नीन, याद रखिएगा दोस्तों, राजा की सहायता के लिए रत्नीन कहे जाते थे। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्नीन कहा जाता। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई, यानी कि वेद जो है दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोग अभी ऋग्वेद ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट आता है तो उसको दिखा देते हैं। अथर्ववेद में जो है, यानी कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद को हम लोग, ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल को हम लोग वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेदिक काल है, जबकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद तीनों आ जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। समिति और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी। समिति और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी दोस्तों। समिति जो कि आम लोगों की सभा थी, और विदत जो कि लूट का माल बंटवारा होता था, वो सभा थी। ये दोनों में, समिति और सभा, विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी। सॉरी दोस्तों, एक फोन आ गया था। समिति और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी। समिति जो कि आम लोगों की सभा थी, और विदत जो कि लूट का माल बंटवारा होता था, वो सभा का नाम विदत था।
प्रमुख अधिकारी जो थे, प्रमुख अधिकारी राजा की सहायता के लिए प्रमुख अधिकारी पुरोहित, सेनानी, पुरम और स्पष्ट, ये प्रमुख अधिकारी। बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। बलि मतलब यहाँ पाठा या मुर्गा जो बलि दिया जाता है वो नहीं समझिएगा दोस्तों। बलि मतलब कर, कर मतलब टैक्स होता है। स्वेच्छा से, अगर इच्छा है तो दो, नहीं है तो नहीं दो, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। यानी कि यहाँ कर जो टैक्स जो था वो नियमित नहीं लिया जाता था, जबरदस्ती नहीं लिया जाता था। तो एक तरह से ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जो है ये ठीक ठाक चल रहा काल था। न्याय व्यवस्था का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है वैदिक काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। अब आइए दोस्तों सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। समाज समतावादी था। समतावादी का अर्थ है दोस्तों जो यहाँ जो वर्ग यहाँ का वर्चस्व था वो और शक्तिशाली होते चले गए, और जो वर्ग नीचे तबके थे वो और उनका स्थिति और दयनीय होता चला गया। यानी कि समाज समतावादी था। जिसको अवसर मिला वो आगे बढ़ गया, जिसको अवसर मिला वो दूसरे को कुचल के आगे बढ़ गया। इसी को समतावादी कहते हैं। वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त कहलाता है, और 10वां मंडल जो है उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। दास प्रथा का प्रचलन था, यानी कि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। परिवार सबसे छोटे, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसे कुल कहा जाता था। दोस्तों ऋग्वेद में जो है समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और जिसे कुल कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज जो दोस्तों क्या था, पितृसत्तात्मक, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व वाला समाज था। इसमें स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सती प्रथा को भी देखने को मिलती है। तो कैसे कह सकते हैं कि समाज में जो है स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी? स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्हें सभी जगह पर जाने के लिए परमिशन नहीं था। आप देखे थे कि केवल राजा की सहायता के लिए 4 समितियां, सभा समिति, विदतगण, लेकिन समिति और विदत में ही केवल भाग ले सकती थी। इसके साथ सती प्रथा का प्रचलन भी यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि जब पति किसी स्त्री का पति मर जाता है था तो उसको जलाने के लिए ले जाता है हिंदू धर्म में, और जब चिता पर पति लेटता था तो लेटाया जाता था जलाने के लिए, तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा लेटना पड़ता था, जल जाना पड़ता था। तो इससे ही हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इतिहास में जिक्र जो है वो इसी प्रकार का सती प्रथा का प्रचलन था। आर्थिक जीवन में गाय जो है दोस्तों, गाय रखते थे, कबीले के लोग गाय रखते थे, और उसका महत्व सबसे अधिक था। गाय को अधन्या कहा जाता था, और 176 बार इसका वर्णन किया गया है पूर्व वैदिक काल में। घोड़ा दूसरा प्रमुख पशु था। कृषि का महत्व यहाँ कम था, मात्र 24 मंत्र इसके लिए है। उद्योग की स्थिति जो थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक था। इसमें बड़ीकार, रथकार, चर्मकार, बुनकर, ये सब जो है उद्योग यहाँ पर, यानी कि लघु उद्योग देखने को मिलता है। मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। यहाँ विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान, विनिमय प्रणाली। जिस सामान की हमको जरूरत होती थी उसको लेने के लिए हमको उसके बदले दूसरा कुछ सामान, उसके सामान्य मूल्य के सामान को देना पड़ता था। तो मुद्रा का प्रचलन यहाँ नहीं मिलती थी। स्त्री विधवा होने पर पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्री विधवा होने पर पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ये यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल में इसकी व्याख्या है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में प्राकृतिक पूजा किए होते थे, और बहुउद्देश्यवादी, यानी कि बहुउद्देश्यवादी होने के कारण यहाँ बहुत सारे देवता भी देखने को मिलते हैं। सभी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं का उल्लेख मिलता है। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु थे। पृथ्वी का देवता जो है अग्नि, पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति है। और आकाश का देवता में सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु है। सबसे अधिक आकाश का देवता का संख्या यहाँ पर बताया गया है। सबसे अधिक आकाश की देवता की संख्या है यहाँ पर
इंद्र सबसे अधिक बार, इंद्र का सबसे अधिक बार उल्लेख है और इंद्र को सबसे प्रमुख देवता बताया गया है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द से संबोधित किया गया है इंद्र को, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऋग्वेदी वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख है, जो मध्य एशिया से ये लोग आए और यहाँ से फूल फल रही सिंधु घाटी सभ्यता के सभी किलों को, बड़े बड़े दीवार जो किले रहे होंगे उनको ध्वस्त किया, पूरी तरह सर्वनाश किया और वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। ये यहाँ से साबित होता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता माना गया है, जिसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। इंद्र को पुरंदर शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ किला तोड़ने वाला होता है। इंद्र का वर्णन 250 बार है, अग्नि का वर्णन 200 बार है। गायत्री मंत्र देवी सविता के लिए था। सोम देवता वनस्पति का देवता था। सोम देवता जो था किसका देवता था? वनस्पति का देवता था। गायत्री मंत्र देवी सविता के लिए था। चमकते हुए सूर्य जो होते हैं देवी सविता को माना गया है और उगते हुए सूर्य मित्र देवता के लिए माना गया है। 1000 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज की गई थी, यानी कि 800 ईसा पूर्व में की गई थी और इसका प्रचलन एकदम अपने उन्नत रूप में 1000 ईसा पूर्व के आसपास होने लगी थी। यहीं से उत्तर वैदिक काल का आरंभ माना जाता है। पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं मैंने मतलब इसको शिक्षा अगर प्राप्त करने का अधिकार था। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा ये पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। अब आइए उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल माना गया, यानी कि काल जो माना गया है, समय अवधि जो माना गया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज की गई थी। यहीं से उत्तर वैदिक काल की आरंभ मानी जाती, क्योंकि लोहे ने जहां एक तरफ राजा को मजबूत हथियार प्रदान किए, तलवार प्रदान किए, लोहे के तलवार होते हैं, लोहे के तीर होते हैं, जो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और कृषि हेतु मजबूत उपकरण भी मिलने लगे। राजा का अधिकार भी बड़ा हो गया, कृषि के लिए अधिक टैक्स मिलने लगा और अब टैक्स नियमित रूप से लिया जाने लगा। पूर्व वैदिक काल में दोस्तों स्वेच्छा से दिया जाने वाले टैक्स को बलि कहते थे और वो जब उसमें कोई जबरन नहीं होता था, वो उसको इच्छा है तो दो, नहीं तो है तो नहीं दो। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते टैक्स नियमित रूप से लिया जाने लगा। जैन नहीं होगा दोस्तों, जन का आकार बढ़ा, यानी कि कबीले का आकार बढ़ गया। भरत जन और कुरुजन मिलकर कुरुजन बन गया था। भरत जन जैन हुआ नहीं है दोस्तों, जन है ये। भरत जन, ये भारत लिखा गया है। भरत जन और कुरुजन मिलकर कुरुजन हुआ था। राजा की शक्ति बढ़ी और वंशानुगत हो गया। यहाँ तक यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल तक राजा जो है, राजा की स्थिति वंशानुगत नहीं होता था। राजा का चुनाव होता था, जो कुछ वर्चस्व प्राप्त वर्ग द्वारा राजा का चयन किया जाता था। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते राजा की स्थिति जो है वो वंशानुगत हो जाती है, यानी कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, फिर आने वाले उनके पुत्र राजा बनते जाएंगे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ी और वो वंशानुगत हो गया। रत्नीन की संख्या बढ़ी, यानी कि राजा की सहायता करने के लिए जो अधिकारी होते थे उसकी संख्या में वृद्धि हुई और वो संख्या 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। यहाँ पर कर यानी कि टैक्स का यहाँ पर क्या हुआ है, विस्तार किया गया कर व्यवस्था का, और अब टैक्स नियमित रूप से लिया जाने लगा। जो टैक्स पूर्व वैदिक काल में नियमित रूप से नहीं लिया जा रहा था, वह यहाँ पर जो है नियमित रूप से लिया जाने लगा। सामाजिक जीवन में परिवार होता है, ग्राम होता है, विष होता है, जन होता है, जनपद होता है। इसके बाद हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे और भारत में 16 महाजनपद हुए हैं। फिर हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध वंश के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये देखिए, परिवार से बड़ा ग्राम होता है, ग्राम से बड़ा विष, विष से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद हो गया। अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया। जिस वर्ण व्यवस्था की शुरुआत जो है पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में किया गया था, वह वैदिक काल यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते
वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया, यानी कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण अब पैदा होने लगे, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय पैदा होने लगे, वैश्य के पुत्र वैश्य पैदा होने लगे और शूद्र के पुत्र शूद्र ही पैदा होंगे। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है वैदिक सभ्यता की। वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी डिमेरिट है। साथ ही सती प्रथा भी डिमेरिट है, बहुत बड़ा डिमेरिट है। गोत्र का निर्माण उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। गोत्र जो होता है, गोत्र व्यवस्था का निर्माण जो है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत यही से उत्तर वैदिक काल से माना गया है। जैसे ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य शून्य से यानी कि शून्य से लेकर 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य माना गया है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्षों तक। वानप्रस्थ यानी कि वन की ओर प्रस्थान करना जो है 50 से 75 साल तक माना जाता है। और सन्यासी जीवन 75 से 100 साल तक मानी जाती है। महिला किसी भी समिति में अब भाग नहीं ले सकती थी। जो महिला जहां जो देखा गया है कि पूर्व वैदिक काल में समिति और विदत में भाग ले सकती थी महिलाएं, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते महिला को किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया था। जिससे यह साबित होता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। और निश्चित रूप से सती प्रथा का प्रचलन और भी प्रभावी रूप से लागू हो गया होगा उत्तर वैदिक काल आते आते। महिला किसी भी समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। ये सब देखिए दोस्तों, ये सब बहुत डिमेरिट है। जहां आजकल जो है हमारी आधुनिक समाज में पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार मिला है। एक कविता अभी 6th क्लास के बच्चों को जब हम अपने स्कूल में देखे थे, तो उसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से कि बेटा शिक्षित आधा शिक्षा, बेटी शिक्षित दोनों, बेटी शिक्षित पूरी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधा शिक्षा और बेटा बेटी दोनों शिक्षित तो पूरी शिक्षा। बेटा को कितनों पढ़ा लीजिए, कितनों भी पढ़ा के कितना बड़ा बिजनेसमैन या कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों ना बना जाए, लेकिन वो आधी शिक्षा है। बेटा बेटी को दोनों को आप पढ़ाते हैं तो पूरी शिक्षा है, तभी आप पूरी शिक्षा शिक्षित हैं। तो ये अपना अपना सोच होता है, लेकिन पुत्र और पुत्री दोनों को समान रूप से पिता के लिए ये कर्तव्य है कि पुत्र और पुत्री दोनों को समान दृष्टि से देखें और दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें। उत्तर वैदिक काल की विदेशी महिला नहीं, विदुषी महिला होगा दोस्तों। विदेशी लिखा गया है, विदुषी महिला। मैत्री, गार्गी और कात्यायनी, ये विदुषी महिला, मैंने इसको शिक्षा वगैरह कुछ प्राप्त करने का अधिकार था, इसलिए इसको भी विदुषी महिला का अर्थ हुई। तो प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। काठक संहिता जो है, काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रमुख व्यवसाय जो कृषि था उसका सत्यापन होता है कि काठक संहिता है, उसमें 24 बैल वाले हलों का ये वर्णन किया गया है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जैसे वो गाय को पालने का काम किया जाता था। गाय के लिए कभी कभार युद्ध भी होता था। नागरिकता का प्रारंभ होने लगा। उत्तर वैदिक काल आते आते नागरिकता यानी कि शहरीकरण का प्रारंभ होने लगा था। पूर्व वैदिक काल जो है पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल होते आते आते नागरिकता प्रारंभ होने लगा था। पूर्ण नगरीकरण नहीं हुआ था, प्रारंभ होने लगा था। धार्मिक जीवन जो था, प्रमुख देवता प्रजापति यहाँ का बन जाता है। जो पुरंदर जो माना गया इंद्र को, पूर्व वैदिक काल में इंद्र को प्रमुख देवता माना गया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति प्रमुख देवता हो जाता है। पूषण पूर्व वैदिक काल में, पूषण पूर्व वैदिक काल में पशुओं का देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह शूद्रों का देवता हो गया है। इस प्रकार दोनों ग्रंथ जो हैं, यानी कि पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल ही दोनों ही आपस में टकराते हैं किसी स्थान पर। देखिए, पूषण को माना गया है पशुओं का देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह शूद्रों का देवता बन जाता है। रुद्र पशुओं का देवता बन जाता है। राजसु यज्ञ जो होता है प्रतिष्ठा हेतु, माने प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु राजा राजसु यज्ञ करते थे। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु होता था, वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए
और यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। कर्म यहाँ बलि दोस्तों है वो पठा या भैंसा काट का बलि दिया जाता था, वो बलि की बात मैं कर रहा हूं। राजनीतिक संगठन देखा जाए तो सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया यहाँ पर, मतलब कि किसी भी सभा में भाग नहीं ले सकती थी, तथा कुलीनों और ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। कुलीन वर्ग जो है, जो राजा वर्ग होते थे और समाज में मान्यता प्राप्त वर्ग, और ब्राह्मणों का यहाँ पर प्राबल्य हो गया। राज्यों का आकार में वृद्धि से मुखिया या राजा आधिकारिक शक्तिशाली होता गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली जो इस प्रकार है, पूर्व के क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था, पूर्व के क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था, इसके शासक सम्राट कहलाते थे। पूर्व के शासक को पूर्व के क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था और इसके शासक सम्राट कहलाते थे। और यहाँ पर वाजपेयी यज्ञ किया जाता था अपनी सफलता, अपनी कुशलता के लिए। पश्चिम के राज्य को स्वराज्य कहा जाता था, पश्चिम के राज्य को स्वराज कहा जाता था तथा इसके शासक स्वराट कहलाते थे और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उत्तर के शासक को विराज्य कहा गया है, उत्तर का क्षेत्र को दोस्तों विराज्य कहा गया है और इसके शासक विराट कहलाते थे और यहाँ पर पुरुष मेघ यज्ञ किया जाता था। दक्षिण के शासक को भोज्य कहा जाता था, दक्षिण के क्षेत्र को भोज्य कहा जाता था तथा भोज्य का शासक जो होते थे उसको भोज कहा जाता था और यहाँ यज्ञ जो होते थे सर्व मेघ यज्ञ होते थे। मध्य देश जो होते थे जहां पर राजा का शासक होता था, उस मध्य देश को राज्य कहा जाता था और वहां का शासक जो होते थे वो राजा होता था और वहां पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजा अपने शक्ति को प्रदर्शन करने हेतु राजसूय यज्ञ करते थे। उत्तर वैदिक काल से संकेत मिलता है कि राजा के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था उत्तर वैदिक काल से। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों पूरा क्लियर हो। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ राज्य की संस्कार होता था या राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है जब राजा अपने राजा बनता था, पहली बार सिंहासन पर बैठता था तो राजसूय यज्ञ होता था। यह 1 वर्ष तक चलता था, राजसूय यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था। बाद में दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दिया जाता, 24,000 गाय दान में दिया जाता था। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। एक बार पढ़िएगा दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल में काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल का इतिहास का मुख्य आधार उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना की गई है। ऋग्वेदिक संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया था। इस पद संकलन का नाम सामवेद दिया गया। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त 2 संकलन अयुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया। ये याद रखिएगा दोस्तों, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया। वेदांग सूत्र सर्वप्रथम वैदिक साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया गया था, तब प्रत्येक भाग को वेदांग कहा गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा, इसका अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र। शिक्षा इसका अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र। प्राचीनतम ग्रंथ जो है इसके है प्रतिशाख्य। इसके ग्रंथकार जो थे ये सोनक थे, सोनक। दूसरा है कल्प सूत्र, ये इसका अर्थ जो होता है धार्मिक आचार शास्त्र। ये पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो वेदांग जो इसका नाम है व्याकरण। व्याकरण इसका अर्थ भी व्याकरण ही होता है। इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्याकरण जो है अष्टाध्यायी जो है व्याकरण था, उसके
रचयिता पाणिनि थे। निरुक्त जिसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो निरुक्त है और इसके रचनाकार जो है महर्षि यास्क थे। छंद, छंद इसका अर्थ होता है माप सिद्धांत। छंद मतलब होता है इसका अर्थ माप सिद्धांत। इसके प्राचीनतम ग्रंथ है छंद सूत्र और इसके रचयिता महर्षि पिंगल ऋषि थे। ज्योतिष इसका अर्थ होता है खगोल विज्ञान। ज्योतिष जिसका अर्थ होता है खगोल विज्ञान। प्राचीनतम ग्रंथ इसका है वेदांत ज्योतिष और इसको जिसने रचा है उसका नाम है लगध मुनि। ऊपर के तीनों वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ऊपर के तीनों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार में शामिल होने का या करने का अधिकार था, लेकिन चौथे जो थे यानी कि शूद्र को उपनयन संस्कार में उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। इसका वर्णन उत्तर वैदिक काल में है, अर्थात वे वैदिक ग्रंथों के साथ जनेऊ धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत का अनुष्ठान करा सकते थे, यज्ञ के बाद जनेऊ धारण कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। जब स्त्री के गर्भ में बच्चा रहता था तो उसको गर्भाधान कहते थे और उसका उद्देश्य था नर नारी का मिलन अथवा गर्भाधान हेतु। दूसरा संस्कार था पुंसवन गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। तीसरा था सीमांतोन्नयन गर्भास्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु ये संस्कार का संपादन किया जाता था। चौथा था जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने और शहद चटाने का कर्म जो किया जाता था उस संस्कार को बोलते थे जात कर्म। नामकरण या नाम वेद, शिशु का नामकरण जब होता था उसको नामकरण बोलते थे। छठा है निष्क्रमण, गृह से बाहर जाने का काम जब करते थे होते थे तो उसको भी एक संस्कार के अंतर्गत रखा गया है, इसको जिसका निष्क्रमण नाम है। अन्नप्राशन अनादि चटाने के कर्म में जो संस्कार होता था उसको अन्नप्राशन कहते थे। चूड़ा कर्म या मुंडन, केश मुंडन का कर्म के संस्कार को चूड़ा कर्म कहा गया है। कर्णवेद, कान को छेदने, कान में छेद किया जाता था उसको कर्णवेद कहा गया है संस्कार को। और विद्यारंभ, जब वो क्या कहते विद्या आरंभ कर पढ़ना आरंभ करते थे, गुरु के समीप जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म जो होता था उसको विद्या आरंभ कहते थे। उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्राह्मण आश्रम में प्रवेश जब किया जाता था तो उसको उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन संस्कार के अधिकारी जो है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण जो है 3 वर्ण को उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये समाज में ये शुरू से ये 3 वर्ग वर्चस्व वाले वर्ग रहे हैं और शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं था, इसलिए उसको उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं माना गया है। वेद आरंभ करने का अधिकार। समापवर्तन, शिशु पूर्ण हो जाने पर समापवर्तन, शिक्षा पूर्ण हो जाने पर मेघ, चर्म, दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर प्रस्थान करना, जब शिक्षा समाप्त हो जाता था, यह 13वां संस्कार है। और विवाह 25 वर्ष पूर्व हो जाने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था तो उस संस्कार को विवाह कहते थे। वानप्रस्थ 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ कहलाता। अंत्येष्टि, मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार के अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा गया। इस प्रकार हिंदू धर्म में 16 संस्कार का वर्णन किया गया, मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसे करना आवश्यक बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था, यही से उपनयन का अभाव और शूद्रों की दासता का घोतक बन गया। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बताया गया है, अर्थात वह दूसरों की इच्छा अनुसार काम करते थे। इस प्रकार
प्रारंभ से ही, इतिहास के प्रारंभ से ही यानी कि वैदिक सभ्यता आज की सभ्यता नहीं है, 2000 साल और 1500 साल उदाहरण की 3500 साल पहले की सभ्यता, वहां से शूद्रों को दबाने का काम किया गया है, यानी कि उसकी स्थिति निम्न थी। यानी कि कह सकते हैं कि ये वेद आज का समाज जो है वे वैदिक सभ्यता के समाज से बहुत अच्छा है, सबों को समान अधिकार यहाँ पर है। दास प्रथा का प्रचलन जो है था यहाँ उत्तर वैदिक साहित्यों में। दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिया जाता था। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ दासों की स्थिति यानी कि शूद्रों की स्थिति कितनी कितनी दयनीय थी। यानी कि दास बोला जाए तो दास लोग जो होते थे वो संभवतः शूद्र ही होते थे, और उनको उपहार स्वरूप जिस तरह वस्तु दिया जाता है उस प्रकार उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा यहाँ पर आ गई। यानी कि एकदम दयनीय स्थिति था, समाज में सबसे दयनीय स्थिति दासों की यानी कि शूद्रों की थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन का परिमाण मिलता है, यानी कि मौर्यकाल में भी मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों से भी दास का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। दासता से मुक्त करने का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया था। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। चोल साम्राज्य में देवयानी प्रथा थी, देवदासी प्रथा। चोल साम्राज्य में देवदासी प्रथा व दास प्रथा का प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली देवदासी, मंदिरों में देव पूजा करने वाली को देवदासी कहा जाता था, जिन्हें नियमित वेतन दिया। सती प्रथा जो है दोस्तों, ये भी यहाँ ये भी देखने को मिलती है वैदिक काल में, जिसमें अगर किसी स्त्री की पति मर जाता था तो हिंदू धर्म में जो है जलाने की प्रथा है। जब जलाने के लिए चिता सजाया जाता था तो पति के चिता के साथ पत्नी को भी जिंदा जल जाना पड़ता था। यही सती प्रथा थी, जो एकदम जो है इस समाज का सबसे एकदम घृणित, सबसे नीचा प्रथा था। यानी कि किसी भी सूरत में इस प्रथा को वर्तमान समाज जो है अच्छा नहीं कहता है। तो ये सब बातें जो है वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब इस समाज की कुरीतियां थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन किंतु उत्तराखंड के वेदयंती की माता को सती होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। पांडु की सती, पांडु जब इनकी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के जो पिता थे पांडु, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। जबकि अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई थी। तो यहाँ इच्छा के आधार पर था, उनकी सती होने का मन कर रहा था हो जाती थी, नहीं होने का मन करता था तो नहीं होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्थिति को सती होने का उल्लेख किया है। उत्तर पश्चिम में सैनिक जो होते थे, वहां सैनिक मरने पर वहां की सैनिकों की स्त्री को सती होने का उल्लेख किया है यूनानी लेखकों ने। कौटिल्य ने नहीं किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है, सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का राजा था भानुगुप्त। उसी का एक अभिलेख है 510 ईस्वी का एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त राजा भानुगुप्त के मित्र गोपराज था। भानुगुप्त का मित्र गोपराज था, जो कि एक सैनिक भी था। हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था और उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख किया गया है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है, भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरन अभिलेख में
एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था और उसकी पत्नी को सती होना पड़ा था। 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने मदद की थी और तब से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। आश्रम व्यवस्था की तो हम पढ़ा चुके हैं, चार प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये आश्रम व्यवस्था है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। वैदिकतर काल में ग्रंथों से हमें 4 आश्रमों का स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये 4 ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यास, ये पढ़ा चुके हैं हम। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से श्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को, जिसमें गृहस्थ आश्रम में विवाह करके पुत्र पुत्रियां प्राप्त किया जाता था, इसी आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, सबसे श्रेष्ठ बताया गया। इसी आश्रम को पंच महायज्ञ त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ, काम, त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक बताया गया है। त्रिऋण में ऋषि ऋण यानी कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ऋषि ऋण जो होता है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेते थे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते थे। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति अगर कर देते थे तो पुत्र ऋण से, यहाँ पुत्र को देखिए, जब सतात्मक समाज था, यहाँ भी यानी कि पुत्री ऋण नहीं लिखा है, पुत्र ऋण है। पुत्र प्राप्ति हो गया तो पुत्र ऋण से मुक्ति, पुत्री मिले या न मिले पुत्र मिलना चाहिए। देव ऋण यानी कि धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। पंच महायज्ञ, गृहस्थ आर्यों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। पंच महायज्ञों का ये है दोस्तों 5 यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृति यज्ञ। दूसरा था देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। तीसरा था पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, श्राद्ध या जल भोजन कराना पितृयज्ञ होता था। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा ये नृयज्ञ होता था। 5वां था भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों या श्वानों आदि को बलि दिया जाता था, आदि को भोजन देना, ये बलि यज्ञ कहलाता था। देवता, अनुष्ठान और दर्शन। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां थी। देवताओं में सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब तक उतने प्रमुख नहीं रहे। यहाँ पर प्रजापति जो है सबसे बड़े देवता हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च बताया गया है। उत्तर वैदिक में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च बताया गया। पशुओं का देवता रुद्र को उत्तर वैदिक काल में महत्ता मिली। पशुओं का देवता रुद्र को उत्तर वैदिक काल में महत्ता मिली। विष्णु को लोग अपना पालक और रक्षक मानते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था, 600 ईसा पूर्व के। और इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा अनेक उपनिषदों में कर्मकांड की निंदा की गई है, यथार्थ को महत्व दिया गया है। ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों एक बार, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये था दोस्तों संपूर्ण वैदिक सभ्यता को हमने अच्छे से पढ़ाया। एक जो पहला लेक्चर था उसमें हम मोटे तौर पर संपूर्ण वैदिक सभ्यता का एकदम संक्षेप में बताए थे, और आज विस्तार से पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बता दिए। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद आता है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। सभी के बारे में बारी बारी से बता दिए। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। साथ ही दोस्तों कमेंट भी कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, क्या खामियां है क्लास में उसे हम सुधार करेंगे, तो कमेंट भी किया कीजिए। ये दोस्तों आप हमें
बार बार हम कहते हैं फोन भी कर सकते हैं, यहाँ फोन नंबर लिख देंगे, इसके ये नया हम अपना बनवाएंगे लोगो, उसके बाद फोन नंबर भी यहाँ लिखा रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए दूसरे भी दोस्तों से। दोस्तों आप हमें फोन करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जिस कारण आपको संबंधित वीडियो का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और नोट्स बना भी लेंगे, लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरा जो 34-35 पेज का यहाँ आप देख रहे होंगे वीडियो, अगर आप बनाने बैठेंगे नोट्स तो आपका 4 या 5 पेज में पूरा हो जाएगा पूरा। तो वैदिक सभ्यता 4 या 5 पेज का होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो 15 मिनट में पढ़ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन।